2 बार पथ निर्माण विभाग हम राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के पास रहा। उस दौरान इस NH का 4 लेन क्यों नहीं किया गया? हम ना आपको राजद में, न माले में, न भाजपा में, न लोजपा में, न जदयू में बांट करके और आपको यूं ही सड़ने के लिए छोड़ दें। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। क्या किए? मंगल पांडे के साथ खाली फोटो खिंचवाते हैं। अभी 75 बेड का अस्पताल है और 3 गो डॉक्टर है, खाली खाना पूर्ति चल रहा है। 35 गो डॉक्टर कब बहाल कर रहे हैं? 20 साल से हैं, 17 महीना जोड़ रहे हैं, 17 साल से आप है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। लोकतंत्र की जननी बिहार में अब विधानसभा का चुनाव होने में महज अब कुछ दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में प्रभात खबर की टीम निकली है बिहार की सियासत के लिए और जनता की नब्ज को टटोलने के लिए 243 विधानसभा क्षेत्रों में। और आज प्रभात खबर का चुनावी चौपाल स्पॉन्सर्ड बाय राकेश मसाला, पावर्ड बाय वास्तु विहार और मीडिया पार्टनर डेली हंट के साथ आज हमारा कारवां पहुंचा है ओबरा विधानसभा क्षेत्र के दाऊद नगर में, जहां हमारे साथ दाऊद नगर की प्यारी जनता मौजूद है, जिनका ताली बजाकर हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ मंच पे तमाम मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ ऋषि कुमार विधायक जो आरजेडी के हैं ओबरा के, उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जो एलजेपी रामविलास के नेता हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए शशिभूषण सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ भाकपा माले का पक्ष रखने के लिए मुनारिक राम जी मौजूद है, उनका भी स्वागत है। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे संजय मेहता जी। सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आपके पास चलते हैं ऋषि जी। 3 कौन से एजेंडे होंगे जिस पर इस बार ओबरा की जनता आप पर विश्वास कर सके दोबारा? एजेंडा लोगों का है, जो पहले था वही आज भी है। एक तो बेरोजगारी है, उसको दूर करने की कवायद। उसके बाद अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा, उसका डेवलपमेंट। ठीक है, प्रकाश जी आपके पास चलते हैं। पिछले बार आप रनर अप रहे थे, थोड़े से चूक गए थे, इस बार कैसे आश्वस्त करेंगे ओबरा की जनता को? ओबरा की जनता आश्वस्त है और वो मेरे कामों से आश्वस्त है। लोगों को चाहिए रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और उसके अलावा इस क्षेत्र में जो जातीय विद्वेष है, जातीय घृणा है, उसको पाटने की ज़रूरत है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जातीयता तो नहीं मिटा सकते, लेकिन जाति और धर्म के बीच जो घृणा है उसको हम लोग पाटने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, हम बीजेपी के पास चलते हैं, संजय मेहता जी के पास। संजय जी, इस बार एनडीए कितना मजबूत दिखता है आपको ओबरा में, और कौन एजेंडे होंगे जिस पर जनता भरोसा कर सके ओबरा की? एजेंडा गिराने तो आपको समय देना पड़ेगा। बिल्कुल, 2 मिनट का समय है आपके पास। ये जो वर्तमान सरकार है, इसकी एजेंडा दर्जनों से ज़्यादा है और उसका लाभ बिहार की तमाम जनता ले रही है। कहाँ बुजुर्ग, कहाँ महिलाएं, कहाँ माता बहनें, युवा, सभी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और आज की जो एनडीए की वर्तमान सरकार है, इसके सामने कोई भी आने वाला विधानसभा चुनाव नहीं टिकेगा। इतना आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल, वो जनता तय कर लेगी चुनाव में। चलिए हम भाकपा माले के नेता मुनारिक राम जी के पास चलते हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में ये क्षेत्र आता है, जनता माले पर क्यों विश्वास करेगी? जनता माले पर विश्वास इसलिए करेगी कि भाकपा माले गरीबों मजलूमों की पार्टी रही है और जहाँ कहीं भी जब भी शोषितों के ऊपर, गरीबों के ऊपर जुल्म अत्याचार होते रहे हैं, भाकपा माले उनकी आवाज़ बन करके खड़ी हुई है, हर समय खड़ी हुई है, आने वाले दिनों में भी खड़ी रहेगी। ठीक है, शशिभूषण जी आपके पास। मौजूदा सरकार में आप सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हैं। बिहार में इस वक्त एनडीए की सरकार 20 वर्षों से है। ओबरा में पिछले 2 बार से आपकी गठबंधन हार रही है चुनाव। कैसे आश्वस्त करेंगे ओबरा की जनता को कि आप पे विश्वास कर सके? ओबरा की बोलिए। ओबरा की जनता पूर्ण रूप से इस बार विश्वास करेंगे कि एनडीए सरकार ने पूरे बिहार को हर तरफ से, महिलाओं को, बच्चे जो हैं, बच्चियां जो हैं, सबका लाभ मिलते जा रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति जो बिजली जलाते थे 125 यूनिट फ्री मिल गया है। इसीलिए पब्लिक को
पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे और जनता लोग समर्थन करेंगे और एनडीए के तरफ सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं, जनता का कार्यक्रम है तो जनता के बीच हम चलते हैं। जिनका सवाल होगा आप हाथ खड़े कीजिएगा, माइक आप तक पहुंच जाएगा। पहला सवाल लेते हैं। नाम क्या हुआ? विकास कुमार। हमारा सवाल है एनडीए के घटक दल के जो प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे कि वर्तमान में सीएजी की एक रिपोर्ट आती है, उसमें 70,000 से ज़्यादा करोड़ के नुकसान घोटाले को दर्शाया जाता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ठीक है, ठीक है। और किसी का एक सवाल, किसी का हाँ पूछिए, खड़े होइए। हम आरजेडी के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस का विरोध संसद में क्यों किया जाता है और भूरा बाल साफ करो का नारा इनके प्रदेश अध्यक्ष क्यों लगाते हो? क्या भूरा बाल साफ करना चाहते हैं क्या ओबरा से? ठीक है, ऋषि जी सबसे पहले आपके पास। धन्यवाद। ये किस प्रवक्ता ने कहा है? मुझे रिकॉर्डिंग दिखा दे। मंडल जी ने रिकॉर्डिंग सुना दीजिए मुझे। ठीक है, सुना दीजिए। ठीक है, ठीक है, हम तब तक लेते हैं। तब तक एक और सवाल था सीएजी की रिपोर्ट को लेकर, इसका जवाब मुझे लगता है प्रकाश जी आप दीजिए। अच्छा, भाजपा के पास चलते हैं, तय कर लें आप ही लोग। हाँ, सीएजी की रिपोर्ट के बारे में अभी जो हमारे साथी बता रहे थे, मैं उनसे नम्रपूर्वक कहूँगा कि आप अच्छा से अध्ययन कीजिए। आपने अध्ययन किया है, इसके लिए मुझे खुशी हो रही है। आप उन विरोधियों को रिपोर्ट को तो नहीं पढ़ लिए हैं, उसको अच्छा से अध्ययन कीजिए और फिर मैं बताऊंगा कि सीएजी का रिपोर्ट क्या है। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। जिसका सवाल होगा हाथ खड़ा कीजिएगा अपना। हाँ पूछिए। हमको कहना है एनडीए सरकार से कि बहुत बड़ी बड़ी विकास की बातें करती है। मैं बोल रहा हूं कि आपको जो है औरंगाबाद पटना जो 4 लेन है, अब यहाँ से काट करके जो है यहाँ की जनता को मनहानि किया गया है वो जो 4 लेन का। दूसरी बात कि यहाँ जो है आपको रेलवे लाइन जो है कॉमरेड राजा राम सिंह के नेतृत्व में बिहार विधानसभा से पारित हुआ था और एनडीए की सरकार जो है अब तक जो है लटकाई रखी है और वार्ता भी किया गया वैष्णो जी से रेलवे लाइन का। बिहटा बारून रेलवे लाइन अब जो है बिहटा औरंगाबाद हो गया, वो अब तक जो है ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। और फिर ओबरा विधानसभा मैं कह रहा हूँ कि औरंगाबाद जिला की जनता के कहिए कि भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, जो है 139 4 लेन काट करके। NH 139 को लेकर सवाल हम जब चौराहे पर जा रहे थे तो वहाँ भी उठ रहा था, और एक बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन को लेकर भी। मुझे लगता है जब आप बीजेपी से जेडीयू से ले लेते हैं, पहले जेडीयू से नहीं, स्टेट में सरकार भी तो जेडीयू के साथ है। हेलो, मैं NH 138 के बारे में कहना चाहता हूँ 39 कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते ये रोड जो नहीं बन पाया, आई टेक्निकल फॉल्ट जो है वो दूर हो जाएगा तो रोड का बनाने का काम शुरू किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक और सवाल, माफ़ी चाहते हुए मैं आपके जवाब का सवाल का जवाब दूंगा। हमारे साथी ने अच्छा ढंग से जवाब दिया। अभी जो हमारे ऊर्जावान साथी जो जिस बात पर रखे, ये जनहित का मुद्दा है। NH 139 के बारे में सर्वव्यापी है और ये जो भ्रम फैलाया गया लोकसभा चुनाव के बाद, जब हम हार गए काराकाट में, हम हार गए औरंगाबाद में, उस समय से ये भ्रम फैलाया गया हमारे आम जनता में। श्रेय लेने का होड़ मच गया कि बनेगा तो श्रेय कौन लेगा। तो मैं इन चीज़ों को, आप सबको मालूम है कि माननीय नितिन गडकरी साहब के यहाँ जाकर हमरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता मिला और उन्होंने जो आश्वासन दिया उसका मेरे पास एक रिटर्न चिट्ठी भी आई है, वो मैं प्रस्तुत करूंगा, सार्वजनिक करूंगा। उसके बाद हमारे ही पार्टी के राज्यसभा सांसद आदरणीय भीम चंद्रवंशी जी ने पुनः जाकर मिला और उन्हें भी चिट्ठी मिली है, वो चिट्ठी सोशल मीडिया पर आई है। तो आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये भ्रम कि सासाराम बगल में, सासाराम से पटना बन रहा है, ये डोभी वाला बन गया है तो औरंगाबाद नहीं बनेगा, ये भ्रम आम में फैलाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, भैया बोलेंगे। NH 139 के बारे में आपको हम बता दें, क्योंकि हम लगातार, हमारा मतलब सिर्फ पार्टी से नहीं होता है, लोगों से होता है। और NH 139 जब जाम था तो हम अपने ही लोगों अधिकारियों से, जिला अधिकारी से ही भी भिड़ गए थे, ज़रूरत पड़ा था तो, प्रभात खबर के ही एक कार्यक्रम में।
NH 139 के लिए 2 बार सर्वे कराया गया। दोनों बार सर्वे में जो सर्वे का रिपोर्ट आया उसमें इसको फिजिबल नहीं बताया गया कि 4 लेन किया जा सकता है। उसमें बहुत सारी बाधाएं थी। एक बाधा तो थी कि जो बगल से नहर क्रॉस किया है उसके कारण टेक्निकली दिक्कत हो रहा था इसके चौड़ीकरण में, और दूसरी बाधा आ रही थी कि जो व्हीकल का डेंसिटी दिखाना था, ट्रैफिक डेंसिटी, वो रिपोर्ट जो जारी किया गया उसमें बताया गया कि इतनी डेंसिटी नहीं है कि इसको 4 लेन की आवश्यकता है। बाद में इस मुद्दे को लेकर के कई बार हम लोगों ने भी अपने स्तर से प्रयास किया। अभी फिर से इसका DPR तैयार हो रहा है। NH 139 का चौड़ीकरण होना है, कई जगहों पर बाईपास की व्यवस्था होनी है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन व्यवस्था के तहत जो पटना से सोननगर तक जो नहर की सड़क है अभी नौबतपुर तक उसका चौड़ीकरण कर दिया गया है और आगे भी उसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने अपने ही सरकार से यह मांग रखी थी कि इस सड़क का तो चौड़ीकरण करें, लेकिन जितनी दुर्घटनाएं इस सड़क पे होती है और जितनी वाहनों की आवागमन इस मार्ग से होता है, तो ज़रूरत है कि जिस प्रकार GT रोड के पैरेलल आप लोगों ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है, वैसे ही आप पटना से औरंगाबाद के बीच में एक अलग अलाइनमेंट लेकर के जाएं ताकि यहाँ की यातायात व्यवस्था और भी अच्छी और सुगम हो सके। इस दिशा में प्रयास जारी थे और होगा। ठीक है प्रकाश जी, एक और सवाल लेते हैं जनता के बीच। हम NDA के नेताओं से जानना चाहते हैं कि भारत के अंदर सबसे बड़ा पहल था RTI, जिसके माध्यम से कानून या समाज के न्याय मिलता था और जानकारी होती थी, उसको कमज़ोर किया गया। अब इतना बिहार में अफसरशाही चरम पर है, इसको कोई उपाय नहीं कि आज 5 से 10 साल से जनता जहाँ है त्राही त्राही कर रहा है। ब्लॉक और जहाँ भी थाना है वहाँ कोई नेता का पैरवी नहीं है। जहाँ तक कि मैं जहाँ तक मैं प्रकाश चंद्रा जी से भी मैं सवाल करता हूँ कि आप एक बार आवाज़ निकाले थे अफसरशाही के खिलाफ और आपका बैनर पर भी लिखा था, अब अंतिम में अनुमंडल पर जा कर के आप शराब रोको बंद करने पर चले गए। इसका मुझे बहुत खेद रहा कि आपका ऐसा नेता यदि लड़ता तो जरूर यहाँ अफसरशाही के खिलाफ आवाज़ बंद होता है। और भारत के अंदर जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 10 सालों में गाली गलौज और संस्कृति पर ठेस पहुंचा है, इसको संस्कृति को बर्बाद करने के लिए फिर आप लोगों को चेहरा दिखना नहीं चाहिए, मेरा ये मांग है। नागेंद्र जी वरिष्ठ नेता हैं और उनको मैं सिर्फ राजद नेता के तौर पर नहीं जानता, मैं जानता हूं कि एक बहुत बड़े समूह का नेतृत्व करते हैं। यादव महासभा के भी वो अध्यक्ष हैं और हमेशा ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहते हैं। तो हम उनको बता दें कि सरकार जनता की होती है, सरकार न भाजपा की है न जदयू की है। और मैं NDA का हिस्सा होते हुए भी यहाँ के अंचलाधिकारी के विरुद्ध, यहाँ के सहायक अनुमंडल पदाधिकारी के विरुद्ध, गो के अंचलाधिकारी के विरुद्ध, ओबरा के अंचलाधिकारी के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की मांग करता रहा हूँ, उनसे लड़ते रहा हूँ। इसके अतिरिक्त अभी राजस्व मंत्री जी जब आए थे दाऊद नगर में, मैं उनके सामने यह बात बोला था कि राजस्व विभाग में जो अराजकता है जिसके कारण सरकार की किरकिरी हो रही है, तो यह काम सिर्फ सरकार का नहीं है कि हम व्यवस्था में सुधार करें। लालू जी के टाइम में जब खादी वालों को ज़्यादा महत्व दिया गया, क्या मिला परिणाम? उस समय मैं राष्ट्रीय जनता दल का हिस्सा था, सरकार का हिस्सा उस समय भी मैं था। तो उस समय मैंने यह देखने को मिला कि जैसे ही खद्दर वालों को छूट दी गई, लोगों ने अराजक स्थिति पैदा कर दी। अधिकारियों को स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो कार्रवाई से डरते थे। बाद की सरकारों ने इससे सीखा और उन्हें लगा कि अगर अराजकता को नियंत्रित रखना है तो थोड़ा अधिकार देना होगा अधिकारियों को भी। लेकिन आज ज़रूरत यह सही बात है कि अधिकारियों को भी नियंत्रित करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग लगातार आवाज़ भी उठाते हैं। अब रहा बात नागेंद्र जी का कि अधिकारियों की भी आवाज़ उठानी थी और ड्रग्स के खिलाफ चला गया। नागेंद्र जी आपको हम बता दें कि उस दिन भी अधिकारियों के विरुद्ध नहीं था, ड्रग्स का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। शराबबंदी के बाद यह एक सच है कि लोगों में ड्रग्स की अधिकता हुई है, उसके खिलाफ मैंने मार्च निकाला था। और यहाँ पर जितने भी नेता हैं एक बार खड़ा होकर बताएं कि उन लोगों ने किस किस अधिकारी के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। सिंगल नाम प्रकाश चंद्रा है, सिंगल नाम प्रकाश चंद्रा है जिसने थाना, ब्लॉक और DM सबके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। क्योंकि मैं पहले बता दूं, मैंने पहले भी कहा है, राजनीतिक दल हमारे लिए प्लेटफार्म की तरह है।
जिसका इस्तेमाल हम जन समस्याओं को सुलझाने में करते हैं। आपको उलझाने के लिए हम अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ना आपको राजद में, न माले में, न भाजपा में, न लोजपा में, न जदयू में बांट करके और आपको यूं ही सड़ने के लिए छोड़ दें। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और प्लेटफॉर्म चाहे जो भी मिला हो, जहां कहीं भी मुझे कमी दिखेगी उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। ठीक है प्रकाश जी। ऋषि जी आपके पास चलते हैं, आप युवा हैं, अभी भी जनता के बीच जंगल राज वाला दौर पनप रहा है। वो लोग डर रहे हैं कि कहीं आरजेडी की सरकार आ गई तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कैसे आश्वस्त करेंगे? तेजस्वी भी युवा हैं, आप भी यहाँ के युवा विधायक हैं, जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे? 17 महीने थे ना डिप्टी सीएम, कोई अराजकता का माहौल हुआ? कहीं भी कोई अराजकता का माहौल हुआ? जदयू के साथी हम थे, महागठबंधन में थे, हम तमाम साथी थे। एक वाक्य बता दीजिए 17 महीने में कि जंगल राज की वापसी हो गई हो। ये सब निरर्थक बातें हैं। जनता का राज था, कुछ अराजकताएं कुछ लोगों ने फैलाई, सरकार बदली, पर व्यवस्था कहाँ बदली? व्यवस्था तो वहीं की वहीं है। पहले कुछ लोग अगर गुंडागर्दी करते थे, अब प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है। यहाँ के थाना प्रभारी साहब ने FIR नहीं लिया था, विधानसभा में उठा करके उसका ट्रांसफर करवाया था मैंने, सारे लोग यहाँ पे जानते हैं। तो ये कहना अनुचित है। जो युग है आज का, वो युवाओं का युग है। युवा आगे की सोच रखते हैं। मौजूदा सरकार जो है वो अब अधिकारियों के हाथ में चली गई है, ये सब जनता जानती है। कौन से 2-3 ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं ये सब लोग जानते हैं। तो सरकार वापस सत्ता के पास आए, इसके लिए नई सरकार का आना बहुत ही जरूरी है। संजय जी आपको नहीं एक बीच में इंटरप्ट करेंगे। ठीक है ठीक है। चूंकि जनप्रतिनिधि हमारे भी ऋषि जी हैं, हम उनसे यह पूछना चाहेंगे कि जब 17 महीने के कार्यकाल में कहीं कोई राजनीतिक अराजकता नहीं हुई, तो उसी 17 महीने के कार्यकाल में आपने अधिकारियों पे लगाम क्यों नहीं लगाया और उनके जो अधिकारी बेलगाम है उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? 2 बार मौका आपको भी मिला, 2 बार पथ निर्माण विभाग हम राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के पास रहा। उस दौरान इस NH का 4 लेन क्यों नहीं किया गया? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि फिर जब चुनाव आएगा तो इसे मुद्दे के रूप में उछाला जाए? मैं अपने मित्र प्रकाश जी को ये बताना चाहूंगा, अपने मित्र प्रकाश जी को ये बताना चाहूंगा कि नेशनल हाईवेज बिहार सरकार नहीं बनाती, भारत सरकार बनाती है। तो ये चीज़ जो है ये कह देना कि 17 महीने में 4 लेन के लिए क्यों नहीं प्रयास किया गया, ऐसा नहीं है। विधानसभा में कई बार इस चीज़ को उठाया है और मैंने भी उठाया है। आप चाहें तो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि बिहार सरकार जो है सर्वसम्मति से पास करके NH 139 के लिए जो है केंद्र सरकार को भेजे। नहीं, NH के पास आप कितनी बार गए? उस समय के तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री कितनी बार जाकर के सरकार, केंद्र सरकार के लोगों से मिले, नितिन गडकरी से मिले, DPR बना करके भेजा गया, प्रस्ताव भेजा गया। इस तरह की कोई बात क्यों नहीं की गई उस समय? विधानसभा में ये पारित हुआ है साहब, आपको बता रहे हैं विधानसभा में पारित हुआ। विधानसभा में प्रश्न उठाना, विधानसभा में प्रश्न उठाना और क्रियान्वयन कराने के लिए प्रयास किया जाना, दोनों अलग अलग चीज। ठीक है प्रकाश जी। संजय जी, प्रकाश भाई से हम बहुत सहमत हैं। मैं संक्षेप में बोलूँगा माननीय विधायक जी को कि माननीय विधायक जी से ये जानना चाह रहा हूँ कि 17 महीने की सरकार हो या अब तक की माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार हो, मुख्यमंत्री जी ही मेन होते हैं, मालिक होते हैं राज्य के। उनके हस्ताक्षर के बिना कोई फाइल नहीं बढ़ सकता है। तो आप 17 महीने का महोदय आप क्रेडिट लेंगे तो उसका डिस्क्रेडिट भी तो आपको लेना है ना। ठीक ही तो कह रहे थे हमारे भाई प्रकाश चंद्रा जी, इसलिए ये सही बोले। उस समय के तत्कालीन विभागीय मंत्री थे, हम तो नहीं सुने, हम तो माननीय नितिन गडकरी साहब से बात भी किए कि क्या कोई हमारे यहाँ का पूर्व में पथ निर्माण मंत्री आपके यहाँ आए हैं NH 139 के लिए? धन्यवाद। आपके इसी सवाल में ऋषि जी प्रकाश जी के प्रश्न का आंशिक उत्तर है। हाँ, 1 मिनट। आंशिक उत्तर है कि आपने कहा मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी थे, माननीय मुख्यमंत्री। तो जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो विभाग है सामान्य प्रशासन, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास था। धन्यवाद। तो ऋषि जी अभी आपने बोला कि कानून व्यवस्था उस समय अराजकता की स्थिति कहाँ पनपी थी 17 महीने में? तो 17 महीने भी नीतीश जी के पास गृह मंत्रालय था। जंगल राज जिस दौर की लोग चर्चा कर रहे हैं उस समय तो मंत्रालय आरजेडी के पास था ना, तो इसलिए लोग सवाल कर रहे थे आपसे। एक और 3 सवाल और ले लेते हैं, 3 सवाल लेके फिर हम आपके पास आते हैं।
मैं माननीयों से पहला सवाल यह है कि दाऊद नगर का जिला घोषित कब किया जाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि यूपीए की सरकार में सिलेंडर की लाइन लगती थी और आज एनडीए की सरकार में पूरे बिहार में खाद के लिए किसान मर रहे हैं। हम यह पूछना चाह रहे हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, धरती बटी सागर बटा मत बांटो इंसान को। हम यहाँ के युवाओं को मैं कहूंगा कि जाति धर्म दल से उठकर आपके क्षेत्र में जो विधायक प्रतिनिधि अच्छे लगे उनको आप मतदान करें, तभी आपका बात सड़क से सदन तक गूंजेगा, नहीं तो यही सब होता रहेगा, कुछ सुधार नहीं होगा। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं। जिनका सवाल होगा हाथ खड़े कीजिए, जिनका भी सवाल है। आप लोग को सवाल करना है? हाँ पूछिए, खड़े। सुमित यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष छात्र राजद औरंगाबाद। वर्तमान सरकार में अधिकारी और कर्मचारी का भी बात हो रही थी। किसी भी ऑफिस में जाइए, आपको जाति बनाना हो, आय बनाना हो, आवासीय बनाना हो, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या एनसीएल या बीसीसीएल कुछ भी बनाना हो, बगैर घूस के कोई भी काम नहीं होता है। आप दखल खारिज के लिए जाइए, 5,000 चढ़ावा चढ़ाइए, तब आपका काम होगा। उसका भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। हमारे स्वजातीय कर्मचारी सीओ अंचल अधिकारी, मैं जब अपना हक के लड़ाई के लिए बात किया कि प्लॉट चढ़ाना है हमको रसीद पर, तो स्वजातीय कर्मचारी शैलेंद्र यादव ने मुझ पर झूठा एफआईआर करके मुझे झूठे मुकदमा फंसाया था। और अधिकारी कर्मचारी बिहार सरकार में खास करके दाऊद नगर में तो और बेलगाम हो गए हैं, और नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही चरम सीमा पर है, जिसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक दाऊद नगर को एक मिनट, सीईओ का पोस्टिंग उसी दौर में हुआ था जब 17 महीने सरकार चलाई जा रही थी राजद के समर्थन से। नहीं, सीईओ बाद में आया है, सीईओ बाद में आया। ठीक है। संजय जी, एक सवाल था दाऊद नगर को जिला बनाने को लेकर। हाँ, सभी लोगों ने वादा किया था, उसी पर बोल रहा हूँ। अगले एनडीए के विधायक चाहे जो भी होंगे, उनकी तरफ से और सरकार की तरफ से मैं स्पष्ट करता हूँ कि पहला एजेंडा दाऊद नगर को जिला बनाना। तो आप और दूसरा, यहाँ पर बड़ा सा अस्पताल नहीं है, औरंगाबाद चला गया, जगह भी है, उस दिशा में भी हमारी एनडीए के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं बात कर रहे हैं। संजय जी, आप जीतेंगे तब यहाँ के लोगों को आश्वस्त करेंगे कि दाऊद नगर को जिला बनाएंगे? प्रोसेस में गया है। प्रोसेस में नहीं सर, जो मांगा गया है डीएम साहब से, सही चीज मांगा ही नहीं गया है। हम भी डीएम साहब से बात किए हैं और मीडिया में खबर चला दी गई। जो डीएम साहब को देना चाहिए, हमारे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को, माननीय विधायक जी हैं या माननीय एमपी साहब हैं, वो सही चीज का डिमांड ही नहीं किए हैं। आप जान लीजिए महोदय। एमपी साहब के पास चल जाते हैं, उन्हीं के पार्टी के मुरारी जी बैठे हुए, मुरारी राम जी। हेलो, हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि बार बार क्रेडिट के सवाल पर बहुत सारे लोग क्रेडिट लेने के होड़ में जो है अपने आप को भूल जाते हैं। हमें अभी 139 की बातें चल रही थी, 139 के पर माननीय सांसद ने 2 बार सदन में उठाने का काम किया, पुरजोर तरीके से। माननीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात करके बजाबता चिट्ठी देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं एनडीए के साथी से कि बहुत ही भरोसेमंद और बहुत ही कहिए कि जो घोषणा करते हैं वो लागू करने वाले मंत्री जाने जाते हैं नितिन गडकरी साहब, और क्या कारण रहा कि गया में बड़ी सभा में उन्होंने घोषणा किया कि 139 का हमने इसको ये किया, पास किया। आखिर क्या कारण रहा कि इनके कहने पर कहां से दबाव आया कि फिर से उसको मोड़ दिया गया? इसका कारण क्या रहा? सर सच्चाई ये है ना कि आप लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते रह जाते हैं और जनता का काम नहीं हो पाता है। आखिर इतनी बड़ी घोषणा के बाद प्रकाश जी के पास 139 का डीपीआर बन रहा है, 139 जल्दी अस्तित्व में बन रहा है, वो अलग बात। प्रश्न दूसरा है। प्रश्न मेरा है कि बड़ी सभा में घोषणा के बाद भी कहां से दबाव आया, क्या कारण रहा कि आखिर उसको स्थगित कर दिया गया? इसकी जवाब दीजिए। 139 इसकी जवाब होनी चाहिए। डीपीआर बन रहा है। संजय जी, ठीक है, आपको ये मालूम होनी चाहिए कि आपके सांसद ने पुरजोर ढंग से उठाया, लेकिन विरोधी सांसद होने के चलते आपके जो है ये महत्वपूर्ण योजना को ये कर दिया। नहीं, बता देते हैं। सिर्फ यही सांसद नहीं बल्कि पाटलिपुत्रा के सांसद, औरंगाबाद के तत्कालीन सांसद, ये लोग भी संसद में इस बात को उठाए। 2 बार सर्वे हुआ, दोनों बार सर्वे में रिजेक्ट कर दिया गया।
कारण चाहे जो भी टेक्निकल रहा हो, हम समझते हैं कि जनप्रतिनिधि सिर्फ सदन में आवाज़ उठाने के लिए नहीं होते हैं। कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सही ढंग से हो सके, उसकी मॉनिटरिंग भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जानी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो या सांसद, अगर वो चुने गए हैं तो सिर्फ आवाज़ उठा के, पत्र लिख करके, मिल करके वो अपनी ड्यूटी से फ्री नहीं हो सकते। जनता को काम चाहिए और काम जमीन पे चाहिए। अगर कहीं गलती हुई है तो निश्चित रूप से प्रतिनिधि भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, मैं किसी पे दोष नहीं दूंगा। और एक और बात है कि जैसे माननीय ऋषि जी विधायक हैं, अभी मैं 2 दिन पहले गया था मुख्तियारपुर गांव में, वहाँ रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगा हुआ था। मैंने लोगों को कहा भाई इतना फंड है, इतना पैसा है, फिर भी रोड नहीं, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। अधिकारियों को फ़ोन लगाया, पता चला कि 400 करोड़ रुपया जिला को मिला, लेकिन हम ओबरा विधानसभा में एक भी पैसा नहीं आ पाया। मैं जाकर के कल मिला अशोक चौधरी जी से, कल ही सर्वे की टीम आई, 1 सप्ताह के अंदर में डीपीआर बन करके और प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाएगी। ज़रूरत होता है क्या कि आप योजनाओं का ठीक से मॉनिटरिंग करिए, उसके पीछे लगिए। सरकार किसी की भी हो, काम कोई रोक नहीं सकता। और कोई भी सरकार पैसा घर से नहीं देती है, पैसा जनता का है। अगर कहीं पे कोई विपक्ष के ही लोग चुने गए हैं तो आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, आपको जनमत का आदर करना पड़ेगा। ज़रूरत है कि जो जनप्रतिनिधि है वो अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से समझे और अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, काम नहीं रुकेगा। और ऐसे पार्टी लाइन पे आप एक दूसरे पे आरोप लगाते रहें, तालियां बजवाते रहें, जनता ऐसी पिटती रहेगी, यह दौर चलता रहेगा। और यही वह दौर है जो बार बार लोगों को सत्ता में लाते रहेगा। सत्ता में लोग बदलेंगे, सत्ता का चरित्र नहीं बदलेगा, जनता ऐसी बदहाल रहेगी। अगर यही अच्छा लगता है तो अपने अपने पक्ष वालों के लिए ताली बजाते रहिए। ठीक है, ऋषि जी कुछ कह रहे थे। चूँकि प्रकाश जी ने मेरा नाम लिया है तो मैं बताऊं आपको कि जनप्रतिनिधि होने के नाते सिर्फ सदन में आवाज़ उठाना हम लोगों का काम नहीं है। जनता के कई मुद्दों पे हम लोग सड़क पे उतरे। हमारे कई भाई यहाँ मौजूद हैं जिनको कंधा से कंधा मिला करके मेरे साथ सड़क पे उतरे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि जो अभी हमारे एक भाई यहाँ पे कह रहे थे कि जात पात में बांटना, जात पात में आप लोग बांटते हैं और वोट लेते हैं। कुछ दिन पहले हमने रोजगार मेला का आयोजन किया था DN कॉलेज दाऊदनगर में। आज वहाँ नियुक्ति पत्र हम लोग बांट रहे थे। जो कंपनियाँ आई थी उसमें टाटा मोटर्स, सुजुकी मोटर्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और आपको और कौन सा था, इंडो MIM, फिर स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ऐसी कंपनियाँ आई थी। हमारे विधानसभा से 222 बच्चों का सिलेक्शन हुआ उसमें। और आप जा करके बच्चों का नाम पढ़िए, उनके सरनेम पढ़िए। हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को नौकरी मिली है यहाँ पे, और इसी DN कॉलेज इसी धरती पे मिली है। ठीक है ऋषि जी, अब एक सवाल ले लेते हैं। नहीं, एक बार हाँ, ऋषि जी का मैं इस बात के लिए तारीफ करूंगा। और मैं ये बात पीछे में भी कहता हूँ कि बाकी जनप्रतिनिधियों के अपेक्षा मैं इस बात के लिए इनको 10 में 10 अंक देता हूं कि इन्होंने जातीय घृणा पैदा नहीं की है। ठीक है, ताली बजा दीजिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पक्ष विपक्ष के साथ दूसरी बात है एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, दूसरी बात है, रोजगार मेला मेरे द्वारा भी लगाया गया था। उस दिन हम लोगों ने भी 550 लोगों के लिए नियुक्ति पत्र दिया था। और जनप्रतिनिधि का चरित्र ऐसा ही होना भी चाहिए। हम लोग चाहते हैं खुशहाल ओबरा, खुशहाल औरंगाबाद। कुर्सी की लड़ाई नहीं, जनता की लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं। सर, उन्हीं से आपको लड़ना है फिर विधानसभा चुनाव में? नहीं, अलग बात है। तो इसका मतलब थोड़ी कि इनको हम गाली देने लगेंगे। आप 10 नंबर दे दिए, जनता कहेगी फिर ऋषि जी के साथ चले जाते हैं हम लोग। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऋषि जी हमसे अच्छा काम कर रहे हैं तो चुना जाना चाहिए। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं पहले। मुन्ना अजीज दाऊदनगर सामाजिक कार्यकर्ता है, NDA के साथी हमारे हैं यहाँ पे। उनसे मेरा एक सवाल है कि दाऊदनगर, प्रकाश जी, दाऊदनगर बड़ा समृद्ध होता था, अब टाउन के हिस्सा भी है। अब टाउन में कुछ दिन में आने वाले भी और टाउन के हिस्सा रहे, उसी में आपका पैदाइश रहा है। वहाँ का कान शुद्ध होगा, आपके घर में भी आवाज़ जाती थी, आज मृत प्राय पड़ा हुआ है। आप हमारे हिस्सा रहे, इसके लिए गर्व है मुझे। आज किसी के साथ है, हम जानते हैं कि कल मेरे साथ आएंगे ही आप, तो वो सब ठीक है, वो चलेगा। किस दल से आप? किस दल? RJD से।
बुला रहे हैं? हाँ एकदम आएंगे वो, एकदम निश्चित। तो ऋषि बाबू का टिकट कटवा दीजिएगा। बहुत देखिए, मुन्ना अजीज के लिए एक बार जोरदार ताली। मैं इस बात पे कहना चाहूंगा, इनका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ आए, और मैं खुद इनकी पैरवी करूंगा। सिर्फ प्रकाश जी को बुला रहे हैं कि चिराग जी को भी बुला रहे हैं आप लोग? उनका भी स्वागत है, वो देश के नेता हैं भाई। तो टिकट मांगेंगे 50 सीट, आप दे पाएंगे? क्यों, वहाँ क्या 50 सीट मिल रहा है? कांग्रेस तो 70 सीट मांग ही रही है नहीं, ना। 50 सीट मिल रहा है वहाँ। वो तो बाद में तय हो जाएगा ना एनडीए के साथ ही। नहीं, 50 सीट मिल रहा है। आप मीडिया वाले और मुन्ना जी जैसा खादी कुर्ता पहनने वाले लोगों को हमेशा विकास से भटका करके इधर उधर लेके चले जाए। ठीक है, विकास के लिए जाते हैं। सवाल ले लेते हैं, खड़ी हुई। मेरा सवाल अभी हम सुन रहे थे, मेरा सवाल एनडीए के जो भी प्रवक्ता नेता बैठे हुए हैं और खासकर बीजेपी से है। अभी हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता संजय मेहता जी हैं, वो हमारे जो भी सवाल करने वाले थे उन्हें पढ़ने की सलाह दे रहे थे कि और पढ़ो और तब हम सवाल का जवाब देंगे। संजय जी अपना डिग्री दिखा देंगे पहले कि मोदी जी की तरह छुपाएंगे। और इनसे सवाल है कि अभी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अनुमंडलीय अस्पताल में कितना डॉक्टर का पद खाली है ये मालूम है आपको? क्या किए? मंगल पांडे के साथ खाली फोटो खिंचवाते हैं। अभी 75 बेड का अस्पताल है और 3 गो डॉक्टर है, खाली खाना पूर्ति चल रहा है। 35 गो डॉक्टर कब बहाल कर रहे हैं? 20 साल से हैं, 17 महीना जोड़ रहे हैं, 17 साल से आप है। क्या किए हैं? फालतू का जनता को भटकाइए मत। ठीक है संजय जी, एक मिनट हमसे सवाल, संजय जी सवाल हमसे किए हैं। हमको लगता है कि मैं जब जाता हूँ किसी अस्पताल में तो गाय और बकरी तो नहीं दिखता है। क्या दिखता है भाई? गाय बकरी दिखता है भाई, बोलिए ना। अगर कहीं दिखा है तो बताइए। लेकिन आज के पहले गाय और बकरी दिखता था, भैंस दिखता था। दूसरी बात, ये लोग हमेशा 2005 के पीछे चले जाते हैं। दूसरी बात, अगर आपके, और सुन तो लीजिए भैया, अगर आप अभी अस्पताल पर बात आपने किया, अरे आपने अस्पताल में बात किया ना, सवाल लेते हैं। बंद तो सुन लीजिए ना, आप सुन तो लीजिए, सुन लीजिए कम से कम। जब प्रश्न किया सुन लीजिए। आज जो भी माता बहने किसी भी बिहार के अस्पताल में जाते हैं तो उनके साथ जो सुविधाएं हैं वो सुविधा आप प्राइवेट अस्पताल में नहीं पाइएगा। सर दिल से बोलिए, संजय जी, सच्चाई को क्यों छिपाते हैं? संजय जी, अरे विरोध पार्टी से कीजिए, लेकिन जो सरकार द्वारा दी गई व्यवस्था है संजय जी, उसको मत झुठलाइए। संजय जी, आज डब्बा देखे, रुकिए सर, 1 मिनट, डब्बा देखे हैं, डब्बा देखे महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जब वो निकलती है तो उनको किस तरह से और क्या क्या उस डब्बा में सामग्री दिया जाता है वो खरीदने की क्षमता है हम लोगों को। संजय जी, किट दिए जाते हैं। संजय जी, और आपने सवाल उठा दिया। इनका सवाल था, हाँ। इनका ये नहीं था कि पहले का दौर में क्या था, उनका था कि आज के दौर में अस्पताल की व्यवस्था क्यों नहीं सुधर पाई है। एक मिनट रुकिए, बताते हैं। बहुत बेहतर सुधरी है। स्वास्थ्य, मैं बता रहा हूँ। आप बोलिए, आप जवाब दीजिए। छोड़ दिए, आप जवाब दीजिए, माइक पे आपका आवाज जाएगा केवल। सुमित जी बैठ जाइए। अरे सुनिए, बताते हैं, नहीं बताते हैं पक्ष, सुनिए सुमित जी, आप सुनिए। आपके नेता जिस तरह से शांत हैं और जिस तरह से संयमित होकर मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं, देने दीजिए। मुस्कुराहट में हर सवाल का जवाब होता है। सुनिए, उनका कहने का मतलब ये था कि पहले हॉस्पिटल की स्थिति और ख़राब थी, हम उस पर नहीं जाते हैं। अस्पतालों की स्थिति पहले से बेहतर हो रही है, चिकित्सकों की संख्या बढ़ी है, हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट तक की व्यवस्था की जा रही है, दवाइयाँ पहले से ज़्यादा उपलब्ध है। और यह अगर हम 17 महीने के 2 कार्यकाल को भी रखें तो कार्यकाल भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ स्वास्थ्य विभाग रहा है। उस दौर में भी सुधार हुआ होगा, इस दौर में भी सुधार हो रहा है। और आपको हम बता दें कि दीदी की रसोई हॉस्पिटल में जो व्यवस्था किया गया, उसके लिए जीविका में जाकर के मेरे द्वारा प्रयास किया गया था और दीदी की रसोई खोली गई थी। और आज मैं स्वास्थ्य विभाग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुहर्ष भगत से मिल के आ रहा हूँ। इसको मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। दाऊद नगर में चूंकि अनुमंडल अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं खोला जा सकता है, लेकिन मैंने उनको तर्क दिया कि पटना ज़िले में 22 ब्लड बैंक संचालित है, तो आखिर पटना ज़िले में पॉपुलेशन के आधार पे ब्लड बैंक का निर्माण कराया जा सकता है, तो दाऊद नगर में क्यों नहीं कराया जा सकता है। मेरा तर्क था कि चूंकि दाऊद नगर नेशनल हाईवे के किनारे है, दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है,
हम लोगों के बच्चों के द्वारा जो हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के बच्चे हैं उनके द्वारा प्रतिदिन 2 यूनिट ब्लड डोनेट किया जाता है। तो क्यों न सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि ब्लड बैंक हो और बाहर के लोगों को जिनका हम तक पहुंच न हो पाता हो, जिनको जानकारी नहीं, उनको भी ब्लड बैंक उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है प्रकाश जी, आज ईडी ने आश्वस्त किया कि जल्दी यहाँ ब्लड बैंक भी खोला जाए। ठीक है, कैमरा आप आश्वस्त किए हैं जनता को। दाऊद नगर अनुमंडल अस्पताल में ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी है, ब्लड बैंक फर्दर उसको ब्लड सेग्रीगेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे ब्लड में से सेरम निकालना या ब्लड में से ग्लूकोज निकालना, उसके लिए ब्लड बैंक की जरूरत होती है। ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी है अनुमंडल अस्पताल। ठीक है ऋषि जी, एक सवाल है, खड़े जी नाम बताइए। अविनाश कुमार हिमांशु मेरा नाम है। मैं पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं से मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि दाऊद नगर अनुमंडलीय अस्पताल में एंटी स्नैक वेनम और सांप काटने का पुख्ता इलाज हो। चूँकि सांप काटने पर पीड़ित व्यक्ति औरंगाबाद या गया जाते जाते रास्ते में दम तोड़ देता है, इसलिए पक्ष विपक्ष सभी नेताओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि दाऊद नगर अनुमंडलीय अस्पताल में इसका पुख्ता इलाज हो। इसके लिए आप लोग मिलजुल कर ठोस पहल कीजिए। 1 सप्ताह के अंदर में पूछ लीजिएगा, रहेगा वहाँ पे। ठीक है, ताली बजाइए जोरदार ताली। अगला सवाल किसका है? जिनका भी हाथ उठाइएगा, अगला सवाल जिनको करना हो। हाँ पूछिए। मैं योगेश्वर सिंह, रिटायर्ड प्रधानाध्यापक। मैं कहना चाहता हूँ भरी माफी सभा में कि जनता के सवाल पर चौपाल रखा गया है, राजनीतिक पार्टियों के प्रचार प्रसार के लिए नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि एक भाई ने सवाल उठाया, दाऊद नगर इतना घनी आबादी वाला क्षेत्र को जिला क्यों नहीं बनाया गया? और आप लोग हारे हुए या जीते हुए या जितने प्रतिनिधि खड़े होते हैं सारे लोग, इसके लिए आप कितना बार संघर्ष करते हैं और मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर? एक भाई ने कहा था जिला होना चाहिए, घनी आबादी वाला क्षेत्र है। दूसरी बात है कि दाऊद नगर एजुकेशन हब माना जाता है। प्रकाश बाबू, दाऊद नगर एजुकेशन हब में है, यहाँ के बच्चे काफ़ी ही पढ़ने में आगे हैं, लेकिन आपके यहाँ न तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो सका, न मेडिकल कॉलेज हो सका, न ITI कॉलेज हो सका सरकारी। इसके लिए आप लोग प्रयास करेंगे दाऊद नगर के लिए। आइए अब थोड़ी सी बात हम कर लेते प्रतिनिधियों पर, बहुत थोड़ा समय लगे। जितने भी सारे प्रतिनिधि हैं उनमें मैं प्रकाश चंद्रा का नाम अवश्य लूंगा कि इतना एलिजिबल है, जनता की समस्याओं के लिए इतना एलिजिबल है, उतना कोई प्रतिनिधि एलिजिबल नहीं हो पाता है। एक समाज का शिक्षा की बात उठाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे ITI कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की मांग मैं चौराहों पर जा रहा था, उस समय भी हो रही थी। नहीं, मैं आश्वस्त करता हूँ कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो यहाँ पे इसको एजुकेशन हब बनाएंगे और उच्च शिक्षा का हब बनाएंगे। ये सही बात है कि आज लोगों को ग्रेजुएशन में एडमिशन में परेशानी हो रही है, मैट्रिक और इंटर के एडमिशन में परेशानी हो रही है। यह व्यवस्था जो भी है वो नाकाफी है, उसके लिए संघर्ष होना चाहिए। अगर संघर्ष नहीं किया गया है तो उसके लिए हम सभी दोषी हैं। ऋषि जी कहाँ चुक गए? देखिए, आप DN कॉलेज जानते हैं दाऊद नगर में? ये सुनिए मेरी बात सुनिए। इस DN कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं होती थी। जब मैंने विधानसभा में पत्र लिखा शिक्षा मंत्री को, और जब वहाँ से जवाब आया कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके कारण PG की पढ़ाई शुरू हो सके, फिर हम लोगों ने फंड उनको दिलवा करके वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाया। और आज आप जान करके आप खुश होंगे कि आज 5 विषयों में PG की पढ़ाई वहाँ पे चालू हो चुकी है। चलिए, अच्छा है कि शिक्षा पे बात हो रही है, यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर बात हो रही है। एक आश्वासन हम यहाँ पे जिला बनाने को भी ले लेंगे। जिला कब तक बन जाएगा दाऊद नगर? देखिए, विधानसभा में मैंने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से ये प्रश्न किया था, और जो सामान्य प्रशासन मंत्री हैं वो खड़े हुए, प्रभारी मंत्री, वो खड़े होकर उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा कोई प्रपोजल उनके पास नहीं आया अभी तक जिला अधिकारी के द्वारा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो आपका जो नगर अध्यक्ष है, उनको पत्र लिख करके उन्होंने फिर पत्र DM साहब को लिखा है। अब DM साहब जो है प्रपोजल स्टेट को भेजेंगे, उसके बाद ये प्रक्रिया में आएगा। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं युवा साथी का नाम। मेरा नाम MD शमशाद है। सर, शिक्षा पे अगर बात हो रहा है तो मैं एक और बात बताता हूँ कि जैसे कि कोई भी वोटिंग का समय होता है तो उस समय पे वोट हो जाता है, लेकिन हम लोग का जब कोई भी ये निकलता है, आप सरकारी रिजल्ट पे खोल के देख लीजिए, 5 सितंबर को निकला था कि आप BPSC टीचर का ये होगा, अप्लाई होगा फॉर्म, 13 सितंबर तक लास्ट डेट है, लेकिन डेट वूक तो टल गया, उस पर तो हो नहीं रहा। हम लोग आगे कब तक परेशान रहे। और माननीय श्री नीतीश कुमार जी से
कहना यह है कि आप पोस्ट करते हैं फोटो डाल के कि 1,20,000 शिक्षा में BPSC टाइप 4 में पद आएगी और वो आता है 27,000। उसके लिए स्टूडेंट लोग पटना में लाठी खाते हैं, ये खाता आखिर कब तक लाठी खाएंगे सब पटना में? ये बहुत जेन्युइन सा सवाल है इनका। जब चुनाव समय पे हो सकता है तो देश में चुनाव के बाद परीक्षा समय पे क्यों नहीं हो सकती है? पहला ये सवाल का जवाब हम JDU से लेंगे क्योंकि मौजूदा समय में सरकार उनकी है, फिर आते हैं एक एक करके सभी जनप्रतिनिधियों के पास। जितने भी परीक्षा लेने की प्रक्रिया है वो एक सरकार की एक जो संस्था है या तो उनका कोई डिपार्टमेंट है वो लेते हैं और सरकार उनको ऑर्डर करते हैं, और जैसी समय आता है प्रक्रिया पूरा होता है वो परीक्षा लेंगे और इंटरव्यू लेकर बहालियाँ करेंगे। ठीक है ऋषि जी, आपसे बहुत उम्मीद है जनता को। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमारे 17 महीने में बहुत रोजगार मिला था। तेजस्वी जी ने अनाउंस भी किया है और मैनिफेस्टो में भी ये आ रहा है कि जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, एक तो फॉर्म निःशुल्क होगा, फॉर्म की कोई फीस नहीं ली जाएगी। जहां पे सेंटर पड़ेगा, सेंटर तक जाने की सुविधा सरकार मुहैया कराएगी और जो बच्चे सफल होंगे उनकी इमीडिएट ज्वाइनिंग कराई जाएगी। यानी अभी तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि आप पेपर लीक से जो बच्चे जो हैं लाठी चल रही है बच्चों के ऊपर, अभ्यर्थियों के ऊपर, हमारी सरकार आएगी तो इस पर तुरंत लगाम लगेगी, तुरंत अंकुश लगेगा। ठीक है संजय जी। अभी जो साथी प्रश्न किए उनके प्रश्न से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं विद्यार्थियों के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ, लेकिन उन साथियों को बहुत कुछ की जानकारी भी है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि समय रहते शिक्षक भर्ती का जो प्रक्रिया है पूरा हो जाए, और हमें उम्मीद है, मैं आश्वस्त करता हूँ जैसा मुझे जानकारी 2 दिन पहले हुई है, समय से पहले इनकी जो चिंता है वो समाप्त हो जाएगी और शिक्षक अभ्यर्थियों की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। ये चिंता बहुत पहले से है क्योंकि कई बार सुनने में आता है पेपर लीक हो जाता है, समय पे परीक्षा नहीं होती है। सरकार आपकी है पिछले 20 साल से। पेपर लीक का मामला तो आप प्रमाणित कर दीजिए, प्रमाणित कर दीजिए, पेपर लीक का मामला प्रमाणित कर दीजिए आप। अच्छा कर दीजिए, तो कर देने पे मैं तो बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, माइक पे बोल रहा हूँ, पेपर लीक का मामला प्रमाणित कर दीजिए। क्या बात करते हैं सर, हर परीक्षा 2 बार 3 बार करानी पड़ती है, आपका प्रमाणित कर दीजिए। अगर पेपर लीक नहीं हुआ रहता तो पेपर कैंसिल ही नहीं होता, आपने कैंसिल किया है। दोनों बात आप ही बोल रहे हैं। अगर नहीं परीक्षा का डेट बढ़ाया जाता है, ये कहना पेपर लीक नहीं हुआ रहता तो पेपर होने के बाद उसको कैंसिल क्यों किया जाता? किसी कारण से परीक्षा का डेट बढ़े, अलग विषय है। परीक्षा की डेट की बात नहीं हो रही है, परीक्षा होने के बाद उसको कैंसिल क्यों किया जाता है, इस पे बात हो रही है। और वो किसी कारण से हो रहा है, कारण पेपर लीक क्या हो सकता है? नहीं, आप फंस गए सर, आप फंस गए हैं, नहीं फंस गए आप। चलिए अगला सवाल लेते हैं, खड़े होइए। बच्चे लोग एग्जाम देने कितना ट्रेन से धक्के मार के जाते हैं, उसके बाद कैंसिल क्यों होता है? करती है वो, उसके बाद फॉर्म फिर से भरा जाता है, वो फॉर्म भरा जाता है, उसके बारे में प्रक्रिया भी होती है। फॉर्म भी बच्चे लोग भरते हैं, उसके बाद स्टूडेंट फॉर्म धक्के मार के ट्रेन से जाते हैं एग्जाम देने, उसके बाद भी एग्जाम कैंसिल हो जाता है। मेरा सीधा कहना है, और वही पैसा फिर से भरिए एग्जाम, आप फॉर्म फिर से भरिए और फिर से एग्जाम दीजिए और धक्के खाइए। आपको पता है ट्रेन में कितने जगह होते हैं? जब बिहार पुलिस का एग्जाम होता है, कुछ भी एग्जाम होता है, बच्चे कैसे जाते हैं सेंटर पे, पता है आपको? आपके हर बात से मैं सहमत हूं। सबके पास फॉर्च्यूनर नहीं है, सबके पास फॉर्च्यूनर ओडी कार नहीं है। पेपर लीक का एक प्रमाण दे दीजिए। प्रमाण तो मैं खुद दे रहा हूँ आप लोगों को, माफी मांगूंगा, मैं दे रहा हूँ। एग्जाम कैंसिल क्यों होते हैं? एग्जाम देने के बाद कैंसिल क्यों होते हैं? आप डिबेट पॉलिटिकल मत कीजिए, आप विद्यार्थी हैं। तो वही आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि एग्जाम देने के बाद कैंसिल क्यों होते हैं? एक मिनट रुकिए। ठीक है प्रकाश जी, एक मिनट बताते हैं। हम लोगों को जन समस्याओं से जुड़ना चाहिए, अगर कहीं समस्या है तो उसका समाधान ढूंढना चाहिए। यहाँ थियोलॉजी के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं कि जनता की जो आकांक्षाएं हैं उसको कैसे पूरी की जाए। तो जब कभी हम लोगों को अवसर मिलेगा तो हम इस बात को सरकार में रखेंगे। ठीक है, एक बुजुर्ग है, उनसे सवाल है। मैं माननीय विधायक ऋषि कुमार जी से पूछना चाह रहा हूं कि आपने अभी जनता का जो क्वेश्चन आया जिला के बारे में, हम समझते हैं कि औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में महागठबंधन की विधायक लोग हैं। आप लोग एक प्रपोजल भी नहीं आप कलेक्टर से दिवा सके राज्य सरकार को अभी तक। जनप्रतिनिधि का जो काम है, जनता की लड़ाई, आपको कलेक्टर के आप लोग विकास में बैठते हैं और अभी तक आप बता रहे हैं कि अभी तक अनुमंडल बना
स्वर्गीय रामविलास बाबू को मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आप लोग महागठबंधन के 6 विधायक हैं और दुर्भाग्य है कि आप लोग के द्वारा आपका हाउस में यहाँ का डीएम प्रपोजल नहीं भेजा। देखिए, मैं इनका जवाब देना चाहूँगा। आपने ठीक कहा कि 6 विधायक जो है महागठबंधन के हैं औरंगाबाद जिला में, और कायदे से ये काम होना चाहिए था, लेकिन चाचा जी सरकार हम लोगों की नहीं है ना। 17 महीना वाला में भेज देते ऋषि बाबू। 17 महीना में गया है प्रपोजल, हम 17 महीना विधानसभा में उठाया। जिला बनाने में, जिला के लिए प्रशासनिक स्वीकृति में 17 महीना बहुत होता है। रामविलास बाबू हम नमन करना चाहेंगे उनका फिर से। रामविलास बाबू जब सरकार में थे, अनुमंडल बना, लोग ले जाना चाहते थे रफीगंज, उस समय के दबंग लोग ले जाना चाहते थे, लेकिन दाऊद नगर अनुमंडल बना, यहाँ के लोगों को रोजगार मिला, यहाँ पे न्यायालय खुला, यहाँ पे एसडीओ बैठने लगे, यहाँ पे मंडल कारा बन गया। तो यह देखिए, जो अच्छा काम आप करेंगे तो हम यहाँ पे अभी, चूंकि हम कोई एमएलए और एमपी नहीं है, तो जो जनता के ही हित की बात करेंगे, जनता की वकालत करेंगे, जो अच्छा काम करेंगे हम उसके लिए आपके लिए तालियां बजवाएंगे। लेकिन यह चूक है आपकी, जिस प्रकार पेपर लीक पर हम बोले कि थेटरोलॉजी नहीं होना चाहिए, वैसे ही इस पे भी थेटरोलॉजी नहीं होना चाहिए। जिला का प्रस्ताव आपके द्वारा लाया जाना चाहिए था, भिजवाया जाना चाहिए था, दाऊदनगर को जिला बनवाया जाना चाहिए था। अब हम और कैसे जवाब दें? बता तो रहे हैं कि विधानसभा में उठाया गया, और इसका फैसला कौन करता है? सरकार। इसका फैसला सरकार, मुख्यमंत्री करता है। सरकार में वो मुख्यमंत्री करता है। सरकार के घटक थे आप। तेजस्वी के दिए हुए नौकरी का क्रेडिट आपके मुख्यमंत्री जी ले सकते हैं। आप देते हैं। तो नहीं करने के लिए फिर वो क्यों करते हैं? आप देते हैं उनको। उनका स्टेटमेंट क्या था? आपके नहीं, हमारे मुख्यमंत्री बोलिए। आपके मुख्यमंत्री कोई अलग नहीं है। अब चुनाव में जा रहे हैं हम लोग। ओहो, बिहार का मुख्यमंत्री तो वही होगा ना। आप चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन अगर आपका बेटा या आपके छोटा बच्चा यहाँ पे आके पूछेगा बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप क्या नाम बताएंगे उनको? गलत कि तेजस्वी यादव लिख दो। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, फेल कर जाएगा वो जाकर। नहीं, आप सुन लीजिए, आपने स्वर्गीय रामविलास जी का नाम लिया, हम सबके लिए पूजनीय है रामविलास बाबू। उनका जो देन है उसको कोई भी ठुकरा नहीं सकता। पर उस समय सरकार लालू जी की थी। लालू जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री होते। हम कहाँ कह रहे कि गलत हो गया, लालू जी गलत कर दिए बना करके। लालू जी बना के गलत क्या किया? हम लोग लालू जी को उसके लिए धन्यवाद देते हैं, रामविलास बाबू को धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार भी विकास पुरुष हैं। आपको मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी भी एक अच्छा प्रधानमंत्री है। इस बात को भी आप मानिए। प्रकाश जी आपके सहयोगी हैं, जेडीयू से पूछ लेते हैं, सामाजिक न्याय के मसीहा कौन है, बताइए सर। लालू जी को बोल रहे हैं। सुनिए, बिहार का सामाजिक न्याय का इतिहास बगैर लालू, बगैर नीतीश, बगैर रामविलास पासवान के नहीं लिखा जाएगा। तीनों लोगों ने उस समय मिलकर के बिहार के सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ किया, यहाँ के लोगों को एम्पावर्ड किया। लालू यादव अगर आवाज बने तो जमीनी स्तर पर, पंचायत के स्तर पर महिलाओं को, अति पिछड़ों को आरक्षण देके, मुखिया बना के, पंचायत समिति बना करके नीतीश कुमार ने भी एम्पावर्ड किया है। इस बात से हम लोगों को इनकार नहीं करना चाहिए। बहस यह नहीं है कि अच्छे लालू जी या अच्छे नीतीश कुमार, बहस यह है कि हमारा ओबरा विकास के कसौटी पे कहाँ खड़ा है। हम चाहेंगे यहाँ के जनता से कि जब आप प्रश्न पूछिए तो ना आप लोजपा रहिए, न भाजपा, न जदयू, न राजद। बिल्कुल, आप एक जनता की हैसियत से पूछिए, वरना फिर पिछड़ जाएंगे, फिर पार्टियां आगे होंगी, पार्टी के नेता जीत के सदन में जाएंगे, आप जहां खड़े हैं वहीं चौराहे पे खड़े रह जाएंगे। ठीक है, पहले जेडीयू के पास। हेलो, मैं जिस समय तीनों जो नेता थे, मसीहा थे, हाँ, वो तीनों एक साथ थे 90 के पहले, और तीनों मिल के बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम किए थे। फिर पुनः अलग अलग हो गए। तो लालू जी ने भी अपना जिस समय कार्यकाल था, मसीहा थे। अभी नीतीश कुमार को भी आप नहीं ठुकरा सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में गठबंधन करिएगा क्या चुनाव के बाद? नहीं, गठबंधन आप प्रश्न जनता के लिए ले रहे हैं, गठबंधन के लिए? गठबंधन आपसे जरा प्रश्न है, गठबंधन नहीं हो सकता। आप मीडिया वाले, पहले मेरी बात सुनिए, आप मीडिया वाले जनता को इसी तरह भरमाते हैं, इसीलिए लोग मीडिया को संशय की नजर से देखता है। मसीहा आप बोले इसलिए पूछ लिए। नहीं, एक मिनट, मसीहा नहीं। आप एक बात बताइए, आप अपने बाबूजी के बाबूजी कहिएगा कि उनको दादा कहिएगा? बाबूजी ने कहिएगा। बिल्कुल। अरे भैया, जिसका जो योगदान है, श्री कृष्ण सिंह बिहार में औद्योगिक क्रांति की है,
सभी कालांतर में लोगों ने प्रकाश जी इतना हम आश्वस्त करेंगे कि संजय जी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। बिल्कुल एग्री हूँ। अच्छा, लेकिन सुन तो लीजिए। हाँ, जब मैंने अस्पताल पर कुछ कहा तो हमारे आदरणीय भाई साहब को बुरा लग गया। हो सकता है कि और कुछ बोल देंगे, लेकिन मैं कभी भी, चाहे प्रकाश भाई की बात हो, चाहे हमारे जेडीयू के मुखिया जी की बात हो, मैं कभी एग्री नहीं हूँ। क्यों एग्री नहीं हूँ सुन लीजिए ना। अभी जो इसमें साथी बैठे हैं, इसमें बहुत से साथी ऐसे हैं जो 20 से 22 साल के हैं। वो दौर देखे कहाँ हैं? अब वो दौर अपने अभिभावक से पूछें। ठीक है, फिर हो सकता है कि आप हम पर बरस जाइएगा। तो मैं भाई दुबला पतला भी हूँ। नहीं बरसना नहीं है। नहीं कोई नहीं बरसेगा। जो भाई 22 साल के हैं, 20 साल के हैं, उन दौर को अपने अभिभावकों से पूछिए, फिर इस बात को पूछिए। ठीक है संजय जी, अब जनता के बीच चलते। 3 सवाल सीधे सीधे जनता का लेते हैं। विकास के मामले में ये इन्होंने जो कमेंट किया था वो सही था, किसी को करना नहीं चाहिए, स्वीकार करना चाहिए सच्चाई। मैं ओबरा से आया हूँ और अभी तो पहले सुना दाऊद नगर के बारे में बहुत सारी कथाएं हुई, लोग जब हुआ सवाल किए, आप लोगों के द्वारा कुछ जवाब दिया गया, लेकिन मैं ओबरा से खासकर मुनारिक जी से पूछना चाहूँगा और हमारे अभी वर्तमान में विधायक ऋषि जी हैं, उनसे पूछना चाहूँगा कि हमारे ओबरा में हाई स्कूल के सामने जो राजा राम जी विधायक हुआ करते थे, शायद उनके रीजन में एक छात्रावास बनाया गया था, हरजन छात्रावास। वो उसमें अभी पहले रहा करते थे बच्चे लोग, जबकि कुछ देर पहले आपने ये सवाल उठाया कि मैं शोषित और वंचित लोगों के लिए कार्य करता हूं, तो उसमें अधिकांश बच्चे वही गरीब के लोग छात्रावास में रहते थे और पढ़ने जाते थे हाई स्कूल में। अभी उसमें कोई बच्चे नहीं रह रहे हैं, उसका रीजन क्या है? और माननीय विधायक श्री से कहना चाहूंगा कि आपने अब लास्ट स्टेज में है, थोड़ा सा बचा हुआ है समय। ऐसा नहीं, ऐसे शब्द नहीं। राजनीति में एक मिनट, लास्ट स्टेज मतलब आईसीयू में है क्या? राजनीति में मरने वाले हैं सर। राजनीति के लिए आगे मेरा सब तो सुन लीजिए। राजनीति में आप इस 5 साल के दरमियान लगभग चुनाव आने वाला है, उसके लिए आपने क्या किया कि जो हरजन छात्रावास में बच्चे रहा करते थे, मुनारिक जी उसके अनुयायी रहे हैं, अभी भी हैं, राजा राम जी का जो विधायक रहा करते थे मेरे यहाँ रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग ने क्या काम किया जो अभी वहाँ पे बच्चे लोग नहीं रह रहे? रीजन क्या है? जवाब बनवाया जाए। देखिए, हाँ, आपका सवाल बहुत जरूरी है। और जो छात्रावास जो बना था बच्चों के लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए जब हम लोगों ने प्रयास किया तो पता चला उसकी नींव कमज़ोर हो चुकी है, तो उसको अगर फिर से वापस मरम्मत करने की स्थिति में वो नहीं था, इसलिए नए छात्रावास को वहाँ पे पास किया गया है अंबेडकर छात्रावास के नाम से, और वो वहाँ पे बहुत जल्द बनने वाला है। ठीक है, माले से ले लेते हैं जवाब। वही जो विधायक जी ने कहा, ये सच बात है कि हम लोगों ने 2001 में जब माननीय सांसद अभी का है कमरे राजा राम जी ने, और जब विधायक थे उस समय 2001 में छात्रावास का निर्माण किया गया था, और उसको देख रेख के अभाव में वो छात्रावास जर्जर हो गया। निश्चित तौर पर अति महत्वपूर्ण जो छात्रावास है गरीब बच्चों के लिए, और इसको बनना चाहिए, और निश्चित तौर पर आने वाले दिन में इसको बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अब एक साथ 2-3 सवाल ले लेते हैं, फिर एक करके आएंगे। जनता के बीच 5 मिनट के लिए हम चलते, खड़े हो जाइए, सवाल कीजिए। हमारा सवाल ये है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, और यहाँ की जनता, यहाँ के किसान 20 वर्षों से वर्ष से आपको कदवन जलाशय का निर्माण हो और सभी नहरों में नीचे तक खेत में पानी पहुँचे, इसके लिए वर्षों से लड़ाई हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। और ये जो सरकार बिहार की है, नीतीश कुमार हैं, ये कृषि क्रांति की बात करते हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या पानी के बिना कृषि क्रांति हो सकता है? नहर का मुद्दा है। हाँ, ठीक है, अगला सवाल एक और ले लेते। हम विजय कुमार पासवान जी बोल रहे हैं, थोड़ा सा कार्यकर्ता हैं। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर दाऊ नगर अनुमंडल में 7 कंस्टीट्यूट हाई स्कूल हैं, 1 कॉलेज हैं, बाकी मैं कलम से लिखते लिखते थक गया, जिसका प्रभात खबर के ओम प्रकाश जी हैं, एक भी अनुसूचित जाति छात्रावास नहीं है। अब मैं ज़मीन बंदोबस्त करवाया, राष्ट्रीय विद्यालय के बगल में एक कृष्ण यादव लिखे, और जो पहलकन जो मास्टर साहब थे कि ज़मीनें नहीं है,
और वहाँ फाइल पहुँच गया। कोरोना के समय मेरा फाइल गायब हो गया। उस समय भी पहले भी विधायक थे राजा में 10 वर्ष, गरीब की सवाल उठती है तब पढ़ाई लिखाई के बारे में। और वो जानते हैं कि डायरेक्टर थे शर्मा जी, लिखे की जमीन नहीं है तो वहाँ बगल में बना दी। विधायक थे संजय प्रतिनिधि थे, हम विरोध उसका भी किए थे डायरेक्टर साहब से कि वहाँ नहीं बनेगा। और है सरकार की बात नहीं है। जब वीरेंद्र बाबू जब विधायक बने, सुनिए वीरेंद्र विधायक बने, तो मैं उनसे कहा कि भाई आप मेरे गठबंधन में हैं, जब तक सोफा सेट से लेके चटाई तक आवाज नहीं उठेगा तो अनुमंडल में कैसा हॉस्टल बनेगा। मेरा फाइल पड़ा हुआ है। मैं ऋषि बाबू से भी 1-2 बार कहा हूँ, सुजीत खबर है कि भाई मेरा वहाँ फाइल पड़ा हुआ है, देखिए कल्याण विभाग 4 भाग में बट गया, वही में मेरा फाइल गायब हो गया। 100 बेड के लिए अभी तक हॉस्टल नहीं बन पाया। वही पार्टी के रहे, पार्टी से बात नहीं, मैं छोटा सा आदमी हूँ, उसमें मैंने 10,000 रुपया खर्चा किया फाइल खोजने में। इसलिए सार्वजनिक मांग है कि एक अनुसूचित जाति बनना चाहिए। अब बहुत से पढ़ाई लिखाई का हब हो हुआ है, बहुत लोग गरीब गुरबा खुतमा कलेंट से आता है, कैसे पढ़ता है हम लोग जानते हैं। ठीक है ऋषि जी, आप विधायक हैं, छात्रावास को लेकर सवाल था। नहीं, आपकी मांग बहुत जायज़ है और हम लोग एक बार मिले भी थे इस सिलसिले में, हम लोग मिले भी थे और हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखा था वहाँ पे मंत्रालय में, कल्याण मंत्रालय में। आप सच कह रहे हैं कि वहाँ से जवाब यही मिला था कि कोई फाइल मौजूद नहीं है वहाँ पे और आपकी फाइल वहाँ से गायब है। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर माना कि हाँ कमी है और उन लोगों ने कहा भी था कि यहाँ पे जो है एक छात्रावास बनेगा और ज़मीन भी उपलब्ध है। मेरे ख्याल से इसको कुछ दिनों में ये किसका क्रियान्वयन तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी हम लोग विकास से फिर भटक जा रहे हैं। अभी इसी बात पे हमको याद आया जब हमको नागेंद्र भाई बोले नकारात्मक राजनीति से आपको भी दूर रहना चाहिए। अपने अपने पंचायत के गलियों को भी घूमेंगे, आपको गलतियां दिखेंगी। हम अपने पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए नागेंद्र जी, समझ लीजिए। अभी हम एक कौनी गाँव में जा रहे थे, माननीय सांसद जी के परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। इतना सड़क खराब था, जब हम सांसद महोदय से मिले तो उनको बोले कि कोई सड़क बने चाहे नहीं बने, अपने गांव का सड़क जरूर बनवाइए, क्योंकि वहां जाने वाला व्यक्ति आपको इस बात के लिए कोसेगा। उसी तरह खुले में शौच, यह जरूरी है कि जो भी मुखिया हैं वो अपने अपने पंचायत में सुनिश्चित करें कि लोग खुले में शौच न करें। लोगों को जन जागरूक करना यह भी हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य सिर्फ योजनाओं को धरातल पर उतारना नहीं है, हमारा कर्तव्य है कि लोगों को हम के अंदर जागृति पैदा करें। हम लोगों ने बतौर सामाजिक कार्यकर्ता कई गांवों में सुबह सुबह प्रभात फेरी कराया, केरा में, महावर में, शमशेर नगर में, दलित महादलित टोलों में जाकर के उनको बताया है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके यहाँ शादी विवाह के लिए भी आएंगे, जब आपके गांव में घुसेंगे और उनके गाड़ियों में सिर्फ गंदगी लगेगी, वो लोग आपके संस्कार को कोसेंगे। यही हाल था जब मैं कौनी गया, गाड़ी को सर्विसिंग पे भेजना पड़ा तुरंत। यहाँ वहाँ लोग शौच करके छोड़े थे। मैं ओबरा वालों की तरफ से यह प्रश्न सभी मुखिया प्रतिनिधि, जितने भी पंचायत प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और स्वयं खुद के लिए भी यह प्रश्न लेता हूँ कि जहाँ कहीं भी खुले में शौच आज भी हो रहा है, इसके लिए लोगों को जागरूक करें और अगर कहीं शौचालय नहीं है तो इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। हम लोगों को प्रखंड से लेकर के जिला मुख्यालय तक दौड़ लगाना चाहिए। एक और सवाल ले लेते हैं, एक और सवाल। मैं विधायक जी से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। मैं विधायक जी से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मेरा घर दुब्बे खैरा हुआ। दुब्बे खैरा में कुछ दिन पहले आप गए थे, वहाँ 3 रोड आप पास किए थे, बोले कि सुबह में सब काम लग जाएगा, लेकिन अभी तक कोई रोड में काम नहीं लगा हुआ है। दुब्बे खैरा में जो सड़क दिया हुआ है ना, वो एमआर के अंदर है और एमआर जो पॉलिसी है उसमें वो ऑलरेडी बने हुए 5 साल से कम समय हुआ है उसको, और जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसको वो काम मिला हुआ था उसको ब्लैकलिस्ट करने के लिए हमने रिकमेंडेशन भेज दिया, क्योंकि वो काम नहीं करने के इच्छुक है। ठीक है, अगला सवाल। यहाँ की अगला सवाल हमारे प्रतिनिधि से नहीं होगा, यहाँ के जनता से मेरा सवाल होगा। मेरा नाम अभिषेक कुमार तिवारी है, मेरा घर दाऊदनगर तिवारी माला भगड़वा मोड़ पर है।
जब आप लोग विकास के मुद्दा पर जब आप लोग अभी सब लोग बात कर रहे हैं तब वोट टाइम फिर जातिवाद के नाम पर क्यों बात करते हैं? उस टाइम भी तो आपको विकास के नाम पर वोट देना चाहिए। जब आप लोग के बात विकास के नाम पर होता था, विकास के नाम पर वोट दीजिए। जो ओबरा का बेटा है, जो ओबरा का विकास कर सकता है, उसको वोट दीजिए। जातिवाद के नाम पर वोट मत दीजिए। तब आप लोग ना जाने कि जातिवाद के नाम वोट नहीं दीजिएगा, तब मानेंगे कि आप लोग जनता हैं। तब ना एक विकास के नाम तो खाली आप अपना पार्टी का शिकायत कीजिएगा, वो अपना पार्टी का शिकायत करेंगे, तो सब लोग तो हम लोग अपने आपस में ही भूले रहेंगे, तो विकास तो होगा नहीं ना। तो विकास करना है तो हम लोग का सच्चा जनसेवक जो ओबरा का बेटा है, जो हकदार है, उसका हक वापस हम लोग को दिलाना है। अभिषेक तिवारी जी से हम बिल्कुल सहमत हैं। और इन्हीं की तरह एक मेरा प्रश्न है सभी सम्मानित आमजनों से। कोई व्यक्ति, कोई सम्मान, यहाँ सम्मानित जन आए हैं, क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित हैं? कोई घर, कोई परिवार ऐसा है? ये भी चिंतन का विषय है। अभी जो माता बहनों के लिए जो 10,000 रुपया का फॉर्म भरा जा रहा है और जरूरत पड़ने पर 2 लाख दिया जाएगा, अच्छे काम की भी चर्चा होनी चाहिए। और मैं सरकार के पक्ष रखने के लिए आया था, अपना पक्ष रखने के लिए नहीं आया था। संजय जी एक और सवाल। मेरा नाम बिट्टू यादव हुआ। मैं इस ओबरा के सभी तमाम जनता से एक ही मैं भी सवाल कर रहा हूं कि जब तक आप अपने पार्टी के नाम पे वहाँ से सिंबल पार्टी नाम लिख के भेज कि फलना यहाँ पे विधायक लड़ेंगे, उसको आप पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे दीजिएगा तो आपका विकास कब होगा? महुआओं के आगे बीघा है, महुआओं बीघा, नदी पार होके आज भी जाते हैं लोग नाव से। कब वहाँ तक को प्रतिनिधि कोई गया है? आज तक कोई नहीं गया। अभी हम लोग जाके वहाँ पे घूमे, हम लोग जाके आवेदन लिख के डीएम साहब को दिवा रहे हैं। जब तक अब यहाँ के बेटा को संघर्ष जो कर रहा है, जो यहाँ रोड से जुड़ा हुआ है, जो गांव जनता से जुड़ा है, जब उसको नहीं पहचानिएगा तो पार्टी के नाम पर वोट दीजिएगा। मेरी बात सुनिए, इसमें मैं जवाब देना चाहूंगा। लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र, जो संविधान है, संविधान का इजाजत नहीं देता कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप हिंदुस्तान के कहीं के भी निवासी हैं तो आप हिंदुस्तान के किसी भी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये संविधान, एक सेकंड, ये संविधान इजाजत देता है इसकी। तो ये कोई ना कहे कि नहीं। अभी 1 सप्ताह पहले मैं भी कहीं मंच पे था, लोगों ने कहा कि यहाँ का स्थानीय होना चाहिए। मैंने उनको कहा था कि ना स्थानीय होना चाहिए, न किसी जाति विशेष का होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, आपके बीच रहने वाला होना चाहिए, आपके बीच काम करने वाला होना चाहिए। ठीक है, एक और युवा साथी का सवाल है। मेरा नाम अरमान अहमद है, हम तड़ारी पंचायत से ही हैं, यही पंचायत से। मेरा सवाल यह है कि सरकार जब अभी एनडीए के जो बैठे हुए हैं वो बोले कि नहीं पेपर लीक नहीं होता है। अभी तुरंत का ही मामला है, 70वीं बीपीएससी ऐसा पेपर जो लीक हुआ, उसमें हंगामा हुआ और हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। अभी नई जो पार्टी बनी है उस आंदोलन को हाईजैक किया, उस आंदोलन को उन्होंने हाईजैक करने का काम किया, लेकिन लीक होता है। और सबसे बड़ी बात, अस्थायी कैलेंडर हम लोग को नहीं मिल पाता है। ओबरा के रोड की बात है, चाहे क्या बोलते हैं NH 139 की बात है, सब तमाम चीज़ सभी बात सही है, हम एकदम सहमत हैं। लेकिन जो शिक्षा है उसमें भी हम ये नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार जी काम नहीं किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। अभी फॉर्म फी 100 रुपया कर दिए हैं, कोई फॉर्म फी 500 रुपया था उसको 100 रुपया कर दिए हैं। लेकिन उसके साथ बजाबते एक कैलेंडर जारी करें कि कब एग्जाम होगा, उसका कब ज्वाइनिंग होगा, ये सारा प्रोसेस एक माइंड में होना चाहिए। आप ये काम जो भी जीते या जो भी है उससे आप लोग जिताइए, हम आपकी आवाज बन करके सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। किसका? आइए आगे आइए, पूछिए। मेरा कहना है, हमने जो सवाल किसानों पर उठाया उसको क्यों किया जा रहा है? देखिए, हम लोग कृषि प्रधान देश में रहते हैं। मेरा कहना है कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू वैल्यू औरंगाबाद का 10 डिसमिल से 10 डिसमिल तक दाऊद नगर का आवासीय लगता है। औरंगाबाद 5 डिसमिल पर के बाद जो है ना आवासीय नहीं लगता है। 10% रेवेन्यू जो है दे करके औरंगाबाद रजिस्ट्री कराया जाता है, दाऊद नगर में 25% क्यों? इस पर सभी नेताओं का मैं ध्यान आकृष्ट करना जानता हूं कि इस पर ध्यान दे करके इस पर
त्वरित कार्रवाई कर सभी जनता को आप लिखित आवेदन लेकर के मेरे पास आइए, आपके साथ हम डीएम के यहाँ चलेंगे, ठीक है, और विभाग में भी चलेंगे, आप आइए लेकर के। ऑन कैमरा सर वादा किए हैं, आप जाइएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ऋषि जी। इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ, आपका सवाल बहुत सही है। जब सरकार जमीन का अधिग्रहण करती है तो मुआवजा देती है धनहर के नाम पे, सुनिए ना, मुआवजा देती है धनहर के नाम पे। और जब आप जमीन बेचने जाते हैं या खरीदने जाते हैं तो उस पर या तो आवासीय शुल्क लिया जाता है और या तो व्यवसायिक शुल्क लिया जाता है। तो इस चीज के मैं बिल्कुल विरोधी हूँ इस चीज का, और मैंने कई बार इस चीज को उठाया है सदन में भी और सड़क पे भी हम लोग इसको लेकर के मुद्दे को उतरे हैं। इनका सवाल था कदवन जलाशय को लेकर, नहर की व्यवस्था को लेकर इनका एक सवाल था, छूट गया था, फिर से आप दोहराइए। हमारा जो हाँ बिहार में जो 20 वर्षों से जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, और कदवन जलाशय है कहाँ पर पहले बताइए। किसान लोग सब बताए, कदवन जलाशय आपको नौहट्टा में है, नौहट्टा प्रखंड। आप डेहरी से ऊपर चलिए, अब देखिए हम बताते हैं, से ऊपर चलिए। नहीं, इसके लिए हम बता रहे हैं, ऋषि भी जवाब दे देंगे। सिर्फ जनप्रतिनिधि जिम्मेवार नहीं है, जनता भी को भी चाहिए कि समस्याओं को उनके संज्ञान तक ले जाएं। अगर आप संज्ञान तक ले जाएंगे तो आप कहने के हकदार भी हो जाते हैं कि हम आपको कहे थे, आप इस पर कोई पहल नहीं किए। ठीक है मुनारिम जी, हाँ बोलिए बोलिए, माइक ऑफ कर दिए हैं आप, ऑफ किए हुए हैं आप, ऑन कीजिए उसको, बोलिए बोलिए ना, माइक पे आवाज जा रही है। हेलो, लोकसभा नहीं है तो हमारी बात भी जानी चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि प्रकाश जी ने कहा कि जनप्रतिनिधि को संज्ञान में होनी चाहिए। आपको मालूम होनी चाहिए कि कदवन से लेकर के डैम से लेकर के सोन नहर प्रणाली में माननीय सांसद जो अभी हैं वर्तमान में, उनके नेतृत्व में किसानों ने बड़ा मार्च निकाला था। ये होनी चाहिए। विधानसभा में क्वेश्चन हुआ था, लेकिन सरकार जो 20 वर्षों से है एक भी संज्ञान नहीं ली। कदवन जलाशय बनाने के लिए 2-2, 3-3 बार केवल शिलान्यास हुआ। 17 महीने में क्यों नहीं कराया? फिर से वही शिलान्यास हुआ, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। 20 वर्ष के सरकार 17 महीने माले के समर्थन से सरकार चला, आप लोग क्यों नहीं कराए? 17 महीना ज्यादा होता है कि 20 साल ज्यादा होता है? वो तो अकरबंद है, मान लिया। पहले 20 साल ज्यादा होता है, 17 महीना बरगलाइए मत जनता को। 20 साल बहुत हुआ, 20 साल बहुत है, अब आप पूरी दोषी हैं। ठीक है, वो तो अगर बिहार में डेवलपमेंट का, किसानों का काम नहीं, मजदूरों का काम नहीं हो रहा है तो पूरी दोषी आपकी सरकार है। जनता को भटकाइए नहीं, ये भटकाइए नहीं, बरगलाइए नहीं। तो आप क्यों नहीं करा? आप पूरी 17 महीने 20 वर्ष के शासन की सरकार। संजय जी एक मिनट, अब एक बात कहूंगा, ये सही कह रहे हैं, इनकी बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन जरा बताइए कितने टर्म से आपके यहाँ जनप्रतिनिधि हैं? इस पर क्यों नहीं विचार करते हैं? इस पर भी विचार कीजिए ना। जनप्रतिनिधि का काम क्या है आप सब बताइए। अगर जनप्रतिनिधि काम ही नहीं है तो हम इस चुनाव में कोई वोटे नहीं करेंगे। ठीक है, जनप्रतिनिधि का भी कोई दायित्व बनता है ना, केवल दोषी सरकार होगी। अब हम यहाँ पे चुनाव जी मैं आपको बता देता हूँ, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं, उसी में इंक्लूड कर दीजिएगा, कंक्लूड करेंगे। मेरा ये कहना है कि आप ये कह रहे हैं कि हम लोग विपक्ष में हैं और सरकार ये कह रहे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, कुछ ही देर पहले हमारे मित्र प्रकाश जी ने कहा कि ओबरा विधानसभा को एक भी रोड नहीं मिला। ठीक है, यानी नए रोड की बात हो रही है, नया रोड नहीं मिला। जो एकल संपर्क पथ है उसमें रोड नहीं मिला। मैं आपको बताता हूं, कई बार मैं अशोक चौधरी जी के पास गया, जो माननीय मंत्री जी हैं, मैं खुल के नाम ले रहा हूं, कई बार गया उनके पास। उन्होंने कहा आइए बैठिए, आप राजद के हैं, आपका काम नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि आप राजद के हैं, आपका काम नहीं होगा। रुक जाइए, ताली मत बजाइए, क्योंकि पिछड़ा आप रहे हैं। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम आपकी बात कर रहे हैं। आप लोग पिछड़ रहे हैं, ताली बजाना है बजाइए, इसी तरह ताली बजाइए, इसी तरह जाति के नाम पे वोट करिए, पार्टी के नाम पे वोट करिए और 5 साल तक गाली बकिए, यही फिर काम रहेगा। आपको हम बता दें कि रफीगंज और गोह में सबसे ज़्यादा सड़क गया है, वहाँ भी राजद के ही लोग हैं। ओबरा पिछड़ा है, इसका आप विभाग में जाके पता। मैं बताता हूँ क्यों हुआ है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोड, क्योंकि हमारे माननीय MLC जो हैं भाजपा के,
वो उन्होंने जाकर के पैरवी किया, तब जाकर के वहां पे रोड हुआ है। तो पर यहाँ पे उनको कोई राजनीतिक लाभ नहीं था, इसलिए यहाँ उन्होंने कोई पैरवी नहीं तो गोह गया ना भाई, गोह में सबसे ज्यादा रोड गया, वहाँ राजद के विधायक हैं। रफीगंज में सबसे ज्यादा वोट गया, वहाँ निहालुद्दीन साहब राजद के विधायक हैं। ओबरा में क्यों नहीं आया, ये हमारा प्रश्न। ठीक है, अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर है। हम कार्यक्रम के अंतिम में लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम करते हैं। तो सबसे अनुरोध है कि सब लोग अपने सीट से खड़े हो जाएं और दाएं हाथ को आगे रखेंगे। जैसे जैसे मैं बोलूंगा उसको आप लोग दोहराते चलेंगे। बस मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। आज के चुनावी चौपाल में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र से, जहां बात सिर्फ जनता की होगी और जवाब देने के लिए तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ आयुष राज द्विवेदी, प्रभात खबर, औरंगाबाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।